में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने सेलेक्ट किया इनको, तो ये चौथे नंबर पे थे सीनियरिटी में। और जो टॉप सबके ऊपर जो दो नाम थे, एक था जनरल अशफाक नदीम का और एक था अपना जनरल बाजवा का। तो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि अशफाक नदीम जो सीनियर मोस्ट थे उनको नहीं लगाया और जनरल बाजवा को लगा दिया। और उस वक़्त दो चीज़ें हुई जब ये फ़ैसला हुआ लगाना है इनको। अभी लगे नहीं थे, अभी फ़ैसला हो चुका था, अनाउंस हो गया था, मगर अभी वो स्टार्स नहीं लगे थे इन जनरल बात। जब पता चला कुछ लोगों को फ़ौज के अंदर जो जिनकी अपनी उमंगें थी, अपनी ख्वाहिशें थी, अपनी एम्बिशंस थी कि शायद ये लग जाएं, तो उन्होंने एक मुहिम इनके ख़िलाफ़ चलाई। अभी बने भी नहीं थे तो इनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चली और मीडिया के अंदर छोटी सी चली, फिर उसको रोक दिया गया, मगर वो चली ज़रूर इनके ख़िलाफ़ ताकि किसी तरीके के साथ इनके ऊपर कोई दाग लग जाए। बाद में जाके पता ये चला कि उसके पीछे कौन था। वो जो शख्स उसके पीछे था उसकी अपनी उमंगें थीं। वो थे DGISI उस वक्त के रिजवान अख्तर साहब। कहना ये है कि रिजवान अख्तर साहब उस वक्त DGISI थे। उनका ये ख्याल था कि अगर बाजवा बन गए तो ये चौथे नंबर पे हैं, तो फिर उनकी बारी नहीं आएगी। उससे पहले जब रिटायर होंगे तो उससे पहले वो फारग हो जाएंगे, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट हैं वो तो वैसे ही रिज़ाइन कर जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि जनरल अशफाक बने, और जब अगले उनके 3 साल के अंदर बाजवा की भी छुट्टी हो जाएगी और की भी हो जाएगी और जनरल रिजवान की बारी आनी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने फिर ये, और जनरल बाजवा जब बन गए तो उनको पता, उन्होंने इंक्वायरी की तो पता चला कि ISI की तरफ से, जो उस वक़्त के सरबराह थे जनरल रिजवान अख्तर, उनकी तरफ से ये इस किस्म की कुछ मुहिम चलाई गई थी। तो जैसे ही फिर जनरल बाजवा आए, जनरल बाजवा ने रिजवान अख्तर को ISI से निकाल के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भेज दिया और बड़ी जल्दी वहाँ से उनको उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगा के और उनको फ़ौज से बाहर निकाल दिया। तो ये आम लोगों को ये पता नहीं है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ आने से पहले ही एक साजिश हुई थी और उसके ऊपर भी एक जर्नैल की पर्सनल एम्बिशंस के बारे में ये थी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आगे भी जो कहानी बनती है उसके ऊपर जर्नैलों की जो उमंगें हैं, अपनी पर्सनल एम्बिशंस हैं, वो सामने आती हैं और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट कभी कभी पीछे हट जाते हैं। तो ये इसमें रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन हिस्ट्री जो है उसके ऊपर भी रोशनी फिर हम डालते हैं कि लोगों की अपनी जो ख्वाहिश होती है वो कैसे आइन को भी धज्जियाँ उड़ा देती है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को भी, क्योंकि वो अपने आप को बढ़ाना चाहे। तो ये पहला केस था, जनरल बाजवा ने टेस्ट किया इस चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ कि जनरल बाजवा बन गए, रिजवान अख्तर की छुट्टी हो गई, कंसोलिडेट हो गए। जनरल अशफाक नदीम जो थे वो रिटायर हो गए, उसके बाद वफात पा गए वो कुछ अरसे के बाद। ही वॉज अ ग्रेट ऑफिसर, सॉलिड ऑफिसर। मगर जनरल बाजवा के बारे में नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था, बड़े खुले डुल्ले ने, कोट अनकोट ये लफ्ज़ मैंने सुने थे किसी के मुंह से कि जनरल बाजवा खुले डुल्ले थे और बिल्कुल सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए 2014 के धरनों के भी खिलाफ थे ना। तो अब उससे पहले हमें ये भी बताया गया था कि रहील शरीफ साहब भी बड़े खुले डुल्ले हैं और वो मगर उन्होंने भी जो फिर रोल अदा किया वो बड़ा नेगेटिव किस्म का था, धरने सपोर्ट किए वगैरह। और आखिरी वक्त तक उनकी कोशिश रही जाने से पहले भी कि वो नवंबर में गए ना 2016 में, तो 2 अक्टूबर तक तो वो कोशिश करते रहे किसी तरीके के साथ धरना कामयाब हो जाए या नवाज शरीफ साहब जो है वो इसकी छुट्टी हो जाए। और आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब ने उनको बुला के ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि आपका जो DGISI है ज़हीरुल इस्लाम, वो मेरे ख़िलाफ़ गड़बड़ कर रहा है और मेरे पास टेप रिकॉर्डिंग भी है और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो जो DGISI उस वक़्त का थे उनका भी एक रोल था डिस्टेबलाइजेशन में। जनरल रहील भी उनके कैदी बन गए एक किस्म के, हालांकि उनकी था नहीं, इंक्लिनेशन नहीं थी, मगर DGISI उनको चला रहे थे उस वक्त। और जब वो फिर रहील शरीफ भी फारग हो गए, ज़हीरुल इस्लाम भी फारग हो गए और नए DGISI रिजवान आ गए इस तरफ, उधर ये आ गए, फिर रिजवान साहब को निकाल दिया गया। तो शुरू में ही ये इस किस्म की चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही थी, ये आगे जाके और भी बढ़ती हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जनरल बाजवा जब पैनामा हुआ उस वक्त तक तो ये बिल्कुल न्यूट्रल थे। ये जब सब कोर कमांडर कोर हेडक्वार्टर्स मिलने गए अपनी अपॉइंटमेंट के बाद, नॉमिनेशन के बाद, तो एक आध जगह पे इनको सवाल भी पूछा गया कि क्योंकि इन्होंने उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि फ़ौज का कोई रोल नहीं है सियासत में। हर जगह पे जाके यही कहते थे कि वी आर लॉयल टू द गवर्नमेंट, हम आइन के मुताबिक चलेंगे, हम किसी जगह पे भी कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। हर जगह पे ये लेक्चर दिया उन्होंने। तो इनके इरादे भी अच्छे थे, नेक थे और सही बातें भी कर रहे थे, मगर एक आध जगह पे किसी जूनियर अफसर ने
इनको चैलेंज भी किया कि देखिए आप जिसकी बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इसकी उसकी मदाखलत नहीं करनी, मगर देखें वहाँ चोर बैठे हुए हैं, ये है वो है फलाना। तो थोड़े से ये हिल भी गए थे कि अच्छा ऐसे भी सेंटिमेंट है वहाँ, जो कि लोग खड़े होकर इनसे पूछ रहे थे। तो एक छोटा सा काउंटर प्रेशर भी इन पे आना शुरू हो गया कि आप इतना भी ना आगे बढ़ बढ़ के हुकूमत के हामी बने, और ये कि जमहूरियत शूरियत आप ज़रा पीछे हटके रहें, ये गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये थोड़े केयरफुल भी हो गए। शुरू में बड़े एक्सपेंसिव थे, और नहीं जी सियासत में हमने हिस्सा नहीं लेना, हमारा रोल बड़ा ये है वो है। उसके बाद पैनामा हो गया 2017 में, आपको याद है। जब पैनामा हुआ तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आज मैं ये रिवील करने लगा हूँ, किसी को इस बात का पता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जनरल बाजवा ने मुझे खुद एक कॉन्वर्सेशन के अंदर ये बात बताई थी। हुआ ये कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, आपको याद होगा। मैं उस वक़्त पीसीबी में कुछ करता धरता था, तो जनरल बाजवा की तरफ से, बिकॉज क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो एक इनविटेशन आया कि टीम को मेरे पास लेके आए, मैंने भी उनको इनाम वाम देना है। उसके उस वक़्त नेवी चीफ़ ने भी बुलाया था टीम को, आर्मी चीफ़ ने भी बुलाया था, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी बुलाया था, और तोहफे वोफे इनाम वाम दिए थे। तो मुझे आया कि जी वो टीम को लेके आए, तो मैं ले गया अपनी टीम को वहाँ GHQ। वहाँ जनरल बाजवा के साथ गपशप हुई तो मुझे उस वक़्त उन्होंने एक बात कही। अब मुझे एहसास इस बात को हुआ कि वो थोड़े गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि पैनामा हो चुका था, ठीक, और गड़बड़ हो रही थी कि अब क्या होगा, इंक्वायरी होगी नहीं होगी। और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था उस वक़्त कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन बनाएं, मुझे चेक करें। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी, और उस वक़्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टेकअप कर लिया और कहा जी हम बनाते हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक JIT बनेगी जिसके अंदर एक MI से बंदा आएगा और एक ISI से भी आएगा, ठीक। मुझे याद है कि जनरल बाजवा ने उस वक़्त ये सोचा कि हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस JIT में, और उन्होंने अपने जज एडवोकेट जो होते हैं फ़ौज के, उनको कहा कि भाई हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो तुम खतवत बनाओ कि हमारा काम नहीं है ये JITs में, इस किस्म की JITs में, तो हम नहीं इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वो दूर रहना चाहते थे, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। ये जो एक नया ड्रामा शुरू हो गया था नवाज शरीफ के साथ के ख़िलाफ़, तो उनको जो एडवाइस मिली जज एडवोकेट जनरल से, वो ये थी कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप नहीं ये कह सकते कि हम नहीं हिस्सा लेंगे, अवार्ड तो हमें देने पड़ेंगे। तो इन्होंने फिर कहा कि मैं तो नहीं देना चाहता था, मगर मुझे फिर ये एडवाइस आई तो फिर हमें देने पड़े बंदे। तो मुझे एकदम एहसास हो गया, बातों बातों में ये बात है, मुझे ये एहसास हुआ कि ये चाहते हैं कि ये मैं नवाज शरीफ को कन्वे करूं, इसीलिए मुझे ये बता रहे हैं कि मेरा तो नहीं था, मैं तो, और तो मतलब है कि तो उस वक़्त भी नरम रवैया था इनका नवाज शरीफ के साथ, मगर प्रेशर में आ रहे थे। फ़ौज के अंदर से भी प्रेशर था, जो सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेशर था, और तो ये थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, मगर खुश नहीं थे, मगर पीछे हट रहे थे। और मैं समझता हूँ इसी तरीके के साथ ये आगे भी मामला ऐसे ही चला। फिर वो JIT बन गई, फिर JIT के बाद आपको पता ही है वो क्या निकला, इकामा आ गया, ये हो गया वो हो गया, हर किस्म की फिर ये एवन फील्ड और दुनिया जान की गंदबला आनी शुरू हो गई। उसके अंदर JIT के अंदर एक MI का और एक ISI का भी।